दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़ा हो गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया। इस सवाल का जवाब राजीव कुमार ने क्या दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये सवाल केवल किसी रिपोर्टर ने नहीं पूछा, ये सवाल जम्मू कश्मीर में सक्रिय दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने भी पूछा, कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कहा, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर चुनाव की घोषणा की। घोषणा से पहले जम्मू कश्मीर में आज 200 अधिकारियों का तबादला किया गया। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 33 एसएसपी और डीआईजी लेवल के पुलिस अधिकारी हैं। 5 जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। समाचार समाप्त। यानी कि सुप्रिया सुनीत कहना चाह रही हैं कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला था। क्या ये जानकारी पहले ही जम्मू कश्मीर के एलजी को मिल गई? और ये सवाल केवल सुप्रिया सुनीत ने खड़े नहीं किए, दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी यही सवाल खड़े किए, कहते हुए कि इस बड़े फेरबदल का आदेश देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को स्वतंत्रता दिवस पर काम करने के लिए सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों को बुलाना पड़ा। ये मुझे बताता है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। और भी क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन इस ट्रांसफर आदेश को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के चश्मे से देखना चाहिए? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें पक्षपात की बू आती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और बाकायदा कल 15 अगस्त तो सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन स्पेशली इस आदेश को अमली जमा पहनाने के लिए अधिकारियों को बुलाया गया। दोस्तों, एक तरह से ये दोनों ही सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर रहे हैं और कुछ घंटे पहले वहां पर इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। और ये जो सवाल पूछे गए दोस्तों, केवल राजनीतिक दलों द्वारा नहीं पूछे गए, एक रिपोर्टर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये और ये पूछा। इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या दिया, सुनिए। जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। Let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर भी हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हो। विल बी एब्सोल्युटली clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि स्थानीय प्रशासन के अंडर ये सब कुछ आता है और जो तबादले किए गए हैं उससे चुनाव में कोई खासा असर नहीं होता, हो सकता है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक माहौल था वो पूरी तरह से बदल गया है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी राहत है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को ये मजबूत करता है। चुनाव एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर निश्चित समय में किसी राज्य में या देश में चुनाव होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक समाज में बिना चुनाव के जनता का मूड भांप ही नहीं सकते। और धारा 370 खत्म होने के बाद तो जम्मू कश्मीर का ये पहला चुनाव है। हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी राजनीति बदल गई है। आप सोचिए, लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े घरानों का हार जाना और इंजीनियर राशिद जैसे एक विधायक का सांसद बन जाना,
तब जबकि वो तिहाड़ में थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नई राह तलाश रही है और ये एक अलार्मिंग है तमाम उन पुराने दलों के लिए भी और बल्कि पुराने उन मुद्दों के लिए भी जिन पर जो लगातार जम्मू कश्मीर पर थोपे गए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समीकरण जम्मू कश्मीर में बदल सकता है वो ये है कि आज से पहले जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें रही हैं, जम्मू में कम सीटें रही हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य है और लद्दाख एक यूटी बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर में आज से पहले जो भी सरकार थी, राज्य की सरकार जो भी रही, वो सर्वे सर्वा रही, लेकिन अब वहाँ एलजी एक तरह से बिग बॉस होंगे, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा बदलाव होगा जो आने वाली सरकार को, चाहे वो किसी की भी हो, ये उसको स्वीकारना होगा। यही जम्मू कश्मीर का सच है। इसके अलावा पहले से अब तक सीटों की संख्या बहुत बदल गई है, क्योंकि परिसीमन हुआ। तो पहले जम्मू कश्मीर में 111 सीटें थी टोटल, इसमें जम्मू में 37 सीटें थी, कश्मीर में 46 यानी कि 46 सीटें थी और लद्दाख में 4 सीटें थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है और लद्दाख यूटी है। तो जम्मू में 43 सीटें हो गई हैं, कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। मतलब जम्मू और कश्मीर में अब कुछ 3-4 सीटों का ही आप कह सकते हैं फर्क रह गया है। पहले ये फर्क बहुत बड़ा था। पीओके के लिए अब भी 24 सीटें रिजर्व की हुई, क्योंकि भारत ये मानता है कि वो हिस्सा हमसे छीना गया, हमसे जबरन लिया गया, तो वो हमारा हिस्सा है। हालांकि वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि कुल जो सीटें हैं वो 114 सीटें हैं, जिनमें 90 पर चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होता है, और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, तो यहाँ भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा है और हाल के सालों में तो ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये है ना कि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ ऐसा थोड़ी है कि कोई कारखाना लग गया तो वहाँ से रोजगार आ जाएगा। वहाँ केवल और केवल जो पूरी निर्भरता है रोजगार के नाम पर सिर्फ टूरिज्म से है, और वो टूरिज्म भी ज़्यादातर जो है वो कश्मीर इलाके में आता है, जम्मू के उस इलाके में आता है जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो पूरी निर्भरता है वो टूरिज्म से है। तो अब वहां बेरोजगारी का जो आलम है वो चरम पर है। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा मौजूद होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमित शाह ने तो इसको लेकर बाकायदा संसद में बयान दिया है, और राज्य की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों का पिछले 10 साल से मुद्दा रहा है। जब से मतलब लोगों का, वहाँ के लोगों का ये आरोप है कि हमसे वो अधिकार छीना गया है, हमको वो अधिकार वापस दिया जाए। तो ये हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा, लेकिन बात वही है कि जनता किस पर विश्वास करे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ की राजनीति बदल चुकी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अगर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो फिर आप सोचिए कि वहाँ की स्थितियाँ किस लेवल पर बदल रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से एक राजनीति से जूझ रहा है। बड़ा अजीब तरीके का वहाँ पशुपेश है कि जब उमर अब्दुल्ला सरकार में आते हैं या महबूबा मुफ्ती की सरकार बनती है तो उन पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो दिल्ली की सरकार की ज़्यादा सुनते हैं, और जैसे ही वो विपक्ष में जाते हैं वो उस तरह की बातें करने लगते हैं जो अलगाववादियों को पसंद होती हैं। इस तरह की राजनीति से एक बोरियत पैदा हुई है। ये एक सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको, जो वहाँ की राजनीति में बदला है। ये भी संभव है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा या पंजाब में चुनाव लड़ा, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पिता को मैं सुन रही थी, हो सकता है कि उनके पिता चुनाव लड़े। तो ये भी देखना होगा कि अगर उनके पिता चुनाव लड़ते हैं, जो इतने मतलब इतने सीनियर हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, तो वो किस तरह का परिदृश्य बदलता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बीजेपी के लिए कश्मीर में गेन करने के लिए बड़ा रिस्की सिचुएशन है। आप सोचिए, जम्मू में बीजेपी के लिए हमेशा से जम्मू एक अच्छा प्लेइंग फील्ड रहा है, लेकिन कश्मीर में 370 के बाद, ये बात सही है कि 370 हटने के बाद पूरे देश में बीजेपी ने 370 के नाम पर वोट मांगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा कश्मीर में। तो कश्मीर जो कि मुस्लिम बाहुल्य है और जम्मू जिसको तो हिंदू बाहुल्य कहा जाता है, वहाँ बीजेपी किस तरह का परफॉर्म करती है, इससे भी पता चलेगा कि आने वाली राजनीति जम्मू कश्मीर की किस ओर बढ़ती है। भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी, राहुल गांधी की वो तस्वीर भी सबको याद है जब उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, याद होगा आपको, और बर्फ़ पड़ रही थी और वो भावुक होकर अपने परिवार की कश्मीर के साथ यादें
शेयर कर रहे थे। तो बहुत सी चीज़ें देखिए आने वाले वक्त में बदलेंगी। मोदी जी कुछ रैलियां करेंगे, राहुल गांधी भी वहां जाएंगे। इस बदले हुए परिदृश्य में जम्मू कश्मीर के लोग क्या तय करते हैं वो तो आने वाला वक्त होगा, लेकिन विपक्ष अभी से आरोप लगा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आखिर इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों की गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।